हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12th एनआईओएस बोर्ड का बायोलॉजी का चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, ये मॉड्यूल्स 1 है जिसमें हम डाइवर्सिटी एंड एवोल्यूशन ऑफ लाइफ के बारे में पढ़ेंगे, जिसका मतलब होता है विविधता तथा जीवन का विकास। इसमें फर्स्ट चैप्टर हम ले रहे हैं ओरिजिन्स एंड एवोल्यूशन ऑफ द लाइफ एंड इंट्रोडक्शन टू बी क्लासिफिकेशन, यानी जीवन की उत्पत्ति एवं विकास और वर्गीकरण से परिचय। जैसे कि आपको पता ही है कि त्रिपाण स्टडी सेंटर बच्चों के हेल्प के लिए ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में जो है बना रहा है, जिससे बच्चों को आसानी से समझा जा सके और उसको जो है एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर सके। इसमें जो है हम हर तरह की चीज़ों के बारे में समझेंगे, जानेंगे कि विकास क्या होती है, जैव विकास के बारे में क्या होता है, वायरस से जीवन की उत्पत्ति कैसे हुआ, कैसे जो है जीवन का जो है शुभ आरंभ हुआ। तो हर चीज़ के बारे में हम विस्तार पूर्वक जानेंगे और समझेंगे। लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखिए दोस्तों, लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का जो है प्रोत्साहन बढ़ता है और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। ठीक है, सब्सक्राइब करना आपके हित में है। इसका कारण ये है कि अगर आप सब्सक्राइब करके रखोगे तभी जो है मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। और आपको पता है कि मैं हर क्लास का जो है जैसे सब्जेक्ट डालता ही रहता हूँ समय समय पे, तो अगर सब्सक्राइब करके नहीं रखिएगा तो शायद उस वीडियो से आप अनभिज्ञ रह जाइएगा, यानी वो आपको प्राप्त नहीं होगा और आप उसका नॉलेज नहीं ले पाइएगा। साथ में जो अगर आप शेयर करते हो तो शेयर करना एक जग कल्याण के समान माना जाता है। इसे ये होता है कि मान लीजिए कोई जो है बच्चा जो है मेरी वीडियो की उसकी जरूरत थी और आपके थ्रू वो वीडियो उसको पास पहुंचा है, तो वो सदैव ही आपका धन्यवादी रहेगा और सदैव ही आपका जो है शुक्रिया अदा करेगा कि तुम्हारे कारण मुझे जो है वीडियो प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा कि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ एक क्लास के लिए ही अग्रसर नहीं है, ये कई क्लासों के लिए अग्रसर है। जैसे 8th 9th 10th 11th 12th सीबीएसई के सारे चैप्टरों को कवर करेगा समय के साथ। प्लस जो है एनआईओएस बोर्ड का 10th+2 को भी कवर करता है, सभी सब्जेक्टों का। प्लस जो है बीए पंजाब यूनिवर्सिटी का जो है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6th सेमेस्टर तक 8 सब्जेक्टों को कवर करता है। प्लस जो है एमए के जो है बच्चे ऑन डिमांड जो मुझे करते हैं कमेंट, उनके लिए भी त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है अग्रसर है। देखिए दोस्तों, त्रिपाण स्टडी सेंटर इतना बड़ा है, विस्तृत है, तो आपको अभी जो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ बांटिए। ठीक है, तो भूलिए मत, ये करना आपका फर्ज है और मेरा कार्य करना है आपको टॉपिक लेके चलना है। देखिए आज देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। द नेक्स्ट टॉपिक इज कनेक्टिंग लिंक्स। फ्रेंड, हियर इज अ कनेक्टिंग लिंक्स। द एनिमल्स आर प्लांट्स which is a possess a character of two different groups of organism are known as a connected link. There are two different groups of organism are connected links. The connecting links establish of continuity in the series of organisms by the providings that one group has evolved from the other. A good example is that of fossil birds. Archaeopteryx is important animal in the connected link. Archaeopteryx is the which was a connected link between the reptile and bird. This bird had a big beak and with the teeth and the long tail with a bone like a lizard. It had a features on the wings and on their body like the birds. The evidence from embryology. Embryology is the study of development on organism. The aspect of embryology which support the doctrines of organic evolution are the similar stage of earlier development, merula, blastula, and gastrula. In all, there is animals. The embryos of all vertebrae are similar in the shape and structure in their earlier stage. This resemblance is so close that it is difficult to tell them apart or given figure. All the vertebrae started their life from a single cell, the zygote. All of them during their life history passed through the 2-layered blastula and 3 layers of gastrula stage, and they are thought fish-like stage with the gills slit. All the different aspect of embryology strongly support the fact that different classes of bacteria had a common ancestor. The evidence for a paleontology. Paleontology is a study of the fossils.
Fossils are the remain are trace of the animals and plant life on the past, found embedded in the rock, either is a petrified their hard part over molded crystal and tracks. There is a fossil of the earliest era in the geological time scale where those of bacteria, then to invertebrate and then to successively of the fishes, amphibians, reptiles and lastly of birds and mammals, and among mammals is promoted to fossil of humans are the most recent. Here show the structure of different kind of animal of embryos stage. The one make a fish and other a different kind of animal. Last is the mammals means humans structure. The discovery of fossil of the horse, elephant and camels and human provide their a central history. The number of toes are decreasing from to greater speed, size gradually increasing and teeth adopted to the eat of grass. Here show there are different kind of animals are a development and evolution for the era. The fourth point is molecular evidence of evolution. Friend, here is a some point. All organisms have a cell as the basic unit of life. The cells is made of biomolecules common to all organisms. The ribosomes, the cellular organelles are a universal occurrence in the organism, and DNA is the hereditary materials of all organisms except for some viruses. ATP, adenine triphosphate, is their molecules which is storage and release energy for a biological process. The sum 22 amino acids from the constituent of protein of almost all organisms. The genetical code is a universal. Conception are there very few. There are center dogma which will deal with their transfer of genetic information in the cell in the same. The basic step of transcriptions and translation for the protein synthesis are similar in all organisms. The sequence of nucleotides such as that for the parameter genes TT box is a common to all organisms. The however organisms sharing some chemical characteristics and show the closer evolutionary relationship. For example, human blood protein are most similar to those of their chimpanzees. Among all the apes are the only a plant or some algae have a chlorophyll, so they are more closely related. Similarly, in the chemical constant of vitamin to the organism in the term of molecular homologous and biologically homologous, and their use in a recently time to be establish evolutionary relation and form the basis of systematics. दोस्तों हमारे जो एवोल्यूशन जो हुई उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट था कोऑर्डिनेटेड लिंक्स जो थी संयोजिक कड़ियाँ थी वो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया एवोल्यूशन यानी जो है विकास के रूप में। कहते हैं जंतु या पौधे जिनमें दो विभिन्न समूहों के जो है जीवों के जो है अभिलक्षण होते हैं उन्हें संयोजिक कड़ी कहा जाता है। देखिए दोस्तों इसका डेफिनेशन अगर आपको समझ में ना आया हो तो सिंपली बात आप याद रखना कि जंतु या पौधे जिनमें दो विभिन्न समूहों के जीवों के अभिलक्षण होते हैं उन्हें हम संयोजन कड़ियाँ कहा जाता है। संयोजन कड़ियों से यह प्रमाणित हो जाती है कि जीवों के एक समूह का विकास दूसरे समूह से हुआ है। देखिए कोई भी चीज़ का जो है एक समूह से दूसरे समूह से विकास हुआ है तो ये बात आपके समक्ष आ जाती है। यही बात जीवों की श्रृंखला में एक निरंतरता स्थापित भी करती है। इसका एक अच्छा उदाहरण है जीवाश्म पक्षी। आर्कोपोटेरियस जीव जो है एक संयोजन कड़ी के रूप में जाना जाता है जो विभिन्न सरीसृप यानी जो है सांपों एवं पक्षियों वर्ग के बीच का एक संयोजन कड़ी है। इस पक्षी को जो है दंत युक्त चोंच भी थी और एक छिपकली की भांति लंबी अपयुक्त जो है पूंछ और इसके पंख भी पक्षियों की भांति थी। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष आता है वो आता है भौणिकीय यानी भ्रूण विज्ञान से प्राप्त प्रमाण यानी जो एम्ब्रियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। आपको तो पता ही है कि जब जीवन की जो उत्पत्ति होती है जब
जायगोट बनता है, जब बच्चे का विकास होता है, तो उस समय अगर आप स्टेज सभी जीवों को देखिएगा तो सामान्य ही दिखाई देगा। जैसे मैं चित्र में भी प्रदर्शित करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो इसको जो है डेफिनेट कैसे किया जा सकता है, यानी भ्रूण विज्ञान जीव के परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। जैव विकास सिद्धांत का समर्थन करने वाले जो है यही एक पहलू इंपॉर्टेंट माना गया था। कहते हैं सभी जीवों में आरंभिक परिवर्तन की सामान्य अवस्था जो होती है, आपको जो है मेडुला हो या ब्लास्टुला हो या जो है ग्लस्टुला पाई जाती है, यानी ये सारी चीज़ें जो है सामान्य पाई जाती है। सभी कोशिकीय भ्रूण में जो आरंभिक अवस्था में जो है आकृति व संरचना के रूप में सामान्य पाया जाना एक आम सी बात है। यह समानता इतनी अधिक होती है कि इनमें भेद करना स्टार्टिंग स्टेज में बहुत कठिन होता है। जैसे आप चित्र में भी देख सकते हो, इसमें साफ प्रदर्शित हो रखा है कि पहला स्टेज से आप जो है संभवतः ये नहीं बता पाओगे कि किस जीव का जो है एम्ब्रॉयस यहाँ पर बना है। तो ये चीज़ें जो है अत्यंत महत्वपूर्ण बना देता है और ये एवोल्यूशन के कड़ी के लिए जो है इम्पोर्टेंट बात को यहाँ दर्शाता है। तो आप भी बताने की कोशिश कीजिए कि पहला स्टेज में कौन कौन से जीव जो है यहाँ पर दर्शाया गया है। कहते हैं जितने भी कोशिका जो अपनी जीव एकल कोशिका युग्म से आरंभ करते हैं, देखिए कोई भी जो होता है ना अपने जाइगोट से ही आरंभ करता है। तो ये सभी जीवों की खासियत होती है कि सब के सब जो है जाइगोट से ही अपना जीवन का जो है स्टार्टिंग करता है, यानी एकल कोशिका वन सेलुलर से बनना स्टार्ट होता है। अपने जीवन इतिहास में भी सभी द्विस्तरीय ब्लास्टुला और त्रिस्तरीय ग्लस्टुला होती है अवस्थाओं पर फिर मछली के सामान्य क्लोम छिद्र गिल्स क्लोर गल्फेरे की स्थिति से गुजरते हैं, यानी सब में जो होता है गल्फेरे होते हैं। भ्रूण विज्ञान के सभी विभिन्न पहलू इस तथ्य का प्रबल समर्थन भी करते हैं कि विभिन्न वर्गों के कशुक प्राणी एक जो है सर्वनिमित पूर्वज से ही उनका विकास हुआ है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है जीव सम्मुख यानी जीवाश्म विज्ञान से प्राप्त कुछ प्रमाण। कहते हैं जीवाश्म विज्ञान जीवाश्मों का अध्ययन है। देखिए जीवाश्म विज्ञान जो होता है जीवाश्म यानी फॉसिल फ्यूल्स के जो होते हैं अध्ययन होते हैं फॉसिल्स के। जीवाश्म भूतकाल के तंतु और पादप जीवों के अवशेष हैं जो कि चट्टानों में तो आंतरिक स्थापित हुए पाए जाते हैं, सांचे में ढली बनावट अथवा चिन्ह के रूप में भी जो है अस्थीभूत पाए जाते हैं। इसको जो होता है आपको पता है दोस्तों कि बहुत साल पहले जीव जंतु जो थे धरती में दब गए थे, जब हमें जो है इनका अवशेष मिला, तो अवशेष से जो है हम इनके बारे में कुछ कल्पना निर्धारित किया, उस कल्पना को ही हमने आगे भी बढ़ाया। कहते हैं भूविज्ञानिक समय माप में आदिम युग के जीवाश्म जीवाणु यानी बैक्टीरिया के हैं, इसके बाद जो है कशेरुकी जीवों के, और उसके बाद क्रमश जो है एम्फीबियो या मछलियाँ हों जो सांप की कैटेगरी वाले हों, उसके बाद पक्षी, और उसके बाद जो है स्तनधारी। यानी आप कह सकते हो कि जो स्पीसीज हो या आपका एम्फीबियंस हो या रेप्टाइल हो या बर्ड्स हो या आपके मेमल्स हो, सबके मिलते जुलते रहते हैं। स्तनधारियों में भी सामान्य मानववादी जीवाश्म भी मिले हैं जो हमारे स्तनधारी यानी मेमल्स के कैटेगरी में आते हैं। इसका जो है घोड़ा, हाथी, ऊंट और मानव के अब तक के प्राप्त जीवाश्मों से उनके पूर्वजों के इतिहास का पता चला है। अधिक तीव्र गति के लिए जो है पदा अंगुलियों की संख्या घटी और उससे क्रमश इसका जो आकार बढ़ा और दांत जो है घास खाने के लिए अनुकूल होते चला गया। जैसा कि आप इस चित्र में भी देख सकते हो कि पहले किस कैटेगरी थे और कैसे कैसे जो है इनमें जो है चेंजेस आया। इक्वल्स में थे, फिर मेरी हिप्पस में गए, मीसो हिप्पस में गए, फिर यो हिप्पस में कन्वर्ट हो गए। तो यही जो है कुछ चरण जो है एविडेंस देता है एवोल्यूशन का। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष है विकास के आणविक प्रमाण। देखिए दोस्तों, विकास के आणविक प्रमाण है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर जो है भूमिका अदा करता है, क्योंकि आपको ये बात शायद याद भी हो कि सभी प्राणियों में कोशिकाएं जीव की मूलभूत इकाई होती है। आपको पता है ना, सभी जीव जो है कोशिकाओं से बनी होती है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है इस प्रमाणित करने के लिए। कोशिका जो होते हैं जैव अणुओं से निर्मित होती है जो कि सभी प्राणियों में समनिष्ठ होती है, यानी सभी प्राणी जो होते हैं जैव अणुओं से ही निर्मित होती है। ये तो आपको भी पता है, मुझे भी समझ है। उसके बाद दूसरी बात आती है राइबोसोम की बात। कहते हैं राइबोसोम कोशिका अंग सभी जीवों में पाई जाती है जो दूसरा प्रमाणित करती है। उसके पश्चात जो है डीएनए स्ट्रक्चर। कहते हैं डीएनए स्ट्रक्चर जो है सभी जीवों के आनुवंशिक पदार्थ है, केवल कुछ विषाणुओं को छोड़कर, यानी कुछ विषाणु जो होते हैं डीएनए से नहीं बने होते हैं, अदरवाइज जितने भी हैं सब डीएनए से ही बने होते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट आता है एटीपी की।
दोस्तों आपको पता है कि एटीपी के बारे में भी पढ़ा होगा, एडेनाइन ट्राइफॉस्फेट के नाम से भी ये जाना जाता है, जहाँ पर जो होती है जैव प्रक्रियाओं के लिए ऊर्जा संग्रहण करने का मोचन वाले अणु होते हैं, यानी ऊर्जा स्टोर करने का सबसे अच्छा तरीका होता है, जो मैक्सिमम सभी जीवों में पाया जाता है, चाहे पौधे हों चाहे वो जीव जंतु हों। ठीक है, कहते सभी जीवों में सामान्य 22 अमीनो अम्ल प्रोटीन के अवयव होते हैं, यानी 22 अमीनो अम्ल जो होते हैं सभी जीवों में प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद है जीव कोड सर्वाधिक होती है, यानी जो जीवों का जो कोड होती है, आनुवंशिकता होती है, वो सभी में पाई जाती है। उसके पश्चात जो होता है जीव संबंधित सूचना हस्तांतरण का केंद्रीय सिद्धांत सभी में सामान्य होते हैं, यानी जेनेटिकल ट्रांसफ़र होती है। आपको पता है कि पौधा जैसा बनता है वैसे उसके दूसरे बीज भी उसी प्रकार के पौधे की उत्पत्ति करते हैं। उस जैसा घोड़ा होता है उसी तरह से उसके बच्चे होते हैं उसी करैक्टर से, इंसान के जैसे बच्चे होते हैं उसके बच्चे भी उसी करैक्टर से ही जन्म लेते हैं। तो सेम सिद्धांत जो है यहाँ पर सब जगह प्रस्तुत करता है। तो ये विकास के जो है कुछ हमारे समक्ष जो है आणविक जो है प्रमाण देते हैं। इक्का दुक्का और एग्जाम्पल देखें तो इसमें जो है सभी जीवों में प्रोटीन संश्लेषित के लिए जो है प्रतिलेखन और हस्तांतरण के मूलभूत सोपान चरण पाए जाते हैं। उसके बाद न्यूक्लियोटाइड्स का अनुक्रम जैसे कि वर्धक प्रोमोटर्स जीव में होते हैं, यानी टाटा बॉक्स सभी जीवों में सार्वजनिक होता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बनाता है जीवन के विकास के लिए, यानी एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस के लिए, या एवोल्यूशन की परिभाषा को जो है सही सिद्ध करने के लिए ये काफ़ी मान्य भी रखता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। द वेरियस theories about their mechanism of evolution has been to the proposed, some of them such a landmarks as a theory of inheritance of acquired characters and the various theory of mutations are known as the historical importance only. Darwin's as a theory of natural selection still the hold grounded, but was the modified with the progress in the genetics and developed into the modern synthetic theories, which is the regarded as the most valid theory of evolution. Darwin's theories of natural selection. This theory is proposed by the English scientist Charles Darwin is 1809 and 1882, explaining the mechanism of evolution through their theory of natural selection. He is still regarded as the father of evolution because of two very significant contributions. He suggested first that all kinds of organisms are related through the ancestry, and second is he suggested a mechanism for evolution and named it the natural selection. According to the Darwin's, organisms produce more offspring and than can be survived because environmental resources are limited. There is in source through therefore the extensions as the organism with the advantage variations are protected and allowed to be reproduced, while there is a disadvantage variant and the eliminated from a nature. This is what was the term of natural selection by Darwin is the most important for exam view. Here, according to Darwin, when to the environment of changes, new adaptations get selected in a nature, and after many generations, sufficient characteristics will have been changed so as to be altered their species into a new one origin of species. Darwin talked about the variations, but did not be known about the source of variation. With the progress in genetics, the source of variation were discovered, and Darwin as a original theory of natural selection modified. This new theory was a term or new Darwin's model synthetic theory. According to this theory, the unit of evolution is a population which has its own genes pool. Genes pool is the group of all different genes of population. And secondly, heritables, genetical change appear in the individuality of populations. These heritable change or variations occur due to small mutation in these genes or in the chromosome and their recombinations. And third is natural selection selected the variation which help in the adapting to be the environment. And fourth is a change in the genetical constitutionally of population selected by the nature selection is responsible for
evolution of new species. Since through there is interaction of their variation and natural selection, more offspring with a favorable genetical change are born. This is called to a differential reproduction. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे समक्ष बताया गया है विकास की प्रक्रिया, आखिर जो विकास की जो प्रक्रिया हुई है वो किस प्रकार हुई है, इस बात पे जो है बहुत से थ्योरी अपने अपने हैं, बट इसमें जो है डार्विनिस ने जो दिया था थ्योरी बहुत ही सक्सेसफुल था। कहते हैं एक डार्विनिस ने थ्योरी नहीं दिया था, बहुत से साइंटिस्टों ने अपना अपना थ्योरी इसमें दिया था, बट जो है डार्विनिस का जो है ही सिलेक्शन को ही काफ़ी हद तक अप्रूवल मिला और यही आगे चल के जो है सिद्धांत भी बनी। कहते हैं विकास की प्रक्रिया के अनेक सिद्धांतों का जो है प्रतिपादन यहाँ पर किया जा चुका है। उनमें से कुछ जैसे लेमार्क का, ठीक है, जिसमें बताया गया था अर्जित लक्षणों की जो आनुवंशिकता के ऊपर उन्होंने अपना सिद्धांत प्रस्तुत किया था। उसी तरह से जो है डी व्रिज का जो है परिवर्तन का सिद्धांत अब केवल ऐतिहासिक महत्व के रह गए हैं, यानी सिर्फ वो इतिहास में सिर्फ ये जो है थ्योरी बनी है, लॉ नहीं बनी। उसके पश्चात जो हमारे समक्ष आया वो आया था डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत, यानी नेचुरल सिलेक्शन। आज भी मान्यता प्राप्त है, लेकिन आनुवंशिक जो थी यानी जेनेटिक्स की बात जो की गई थी कि जो प्रगति के माध्यम से इसका परिकर्षण हुआ और यह आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत के रूप में जो है काफ़ी प्रसिद्ध हुआ। कहते हैं इस विकास की जो परिवर्तन समय में सर्वाधिक समानता प्राप्त विकास के सिद्धांत में से एक माना गया। डार्विन का प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत जो थी, कहते हैं एक अंग्रेज विज्ञानी चार्ल्स डार्विन ने 1809 से लेकर 1882 ईस्वी में तक अपना कार्य किया और प्राकृतिक चयन के सिद्धांतों के आधार पर विकास प्रक्रिया की व्याख्या भी की। वह आज भी दो बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान के कारण विकास का जन्मदाता माने जाते हैं। उन्होंने सुझाव पहला दिया था कि समस्त प्राणी जो है पूर्वजता द्वारा एक दूसरे से संबंधित है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, यानी हम सब जितने भी जीव जंतु हैं सब एक दूसरे से जो है संबंधित हैं। उसके बाद उन्होंने दूसरी बात जो साफ शब्दों में बताई थी कि उन्होंने विकास की एक प्रक्रिया जो सुझाई और उसका नाम प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन दिया, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है, ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण में से एक बात भी रखती है। डार्विन के अनुसार जो है जीव बड़ी संख्या में संतानित पैदा करते हैं, जो जीव होते हैं बहुत संख्या में जो है संतान पैदा करते हैं, जो जीवित रह सकने वाले जीवों से कहीं अधिक होते हैं। क्योंकि पर्यावरणीय संसाधन सीमित है, अंततः उन्हें अस्तित्व के लिए संघर्ष करना पड़ता है और जीव संघर्ष में केवल वही जीव बचे रहते हैं जिनमें लाभकारी अनुकूलन हो चुके होते हैं, यानी जिनमें प्राकृतिक से दो हाथ करने की क्षमता आ गया हो और प्राकृतिक जिन्होंने वर्ण कर चुके हों, यानी प्राकृतिक के रिगार्डिंग अपने आप को ढाल लिए हों, वही प्राकृतिक में बने रह सकते हैं, बच जाते हैं और जनन करते हैं और आगे उनका जीवन जो है चलता है। जबकि हानिकारक अनुकूलन वाले जीव प्राकृतिक से हटा दिए जाते हैं। डार्विन ने इसे प्राकृतिक वर्ण कहा, क्योंकि कुछ जो होते हैं कमजोर टाइप के जीव होते हैं जो प्राकृतिक में संघर्ष नहीं कर पाते हैं, तो ये जो था वो जीवित सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। देखिए ये बात जो उन्होंने बताया था कि जो कमज़ोर होते हैं वो प्राकृतिक में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, तो इस बात के लिए भी उनको जो है बहुत से आलोचकों का जो है बातों का सहन करना पड़ा, फिर जाके जो है इसको एक नया रूप दिया गया, जिसमें जो बताया गया था वो डार्विन के अनुसार जैसे जैसे पर्यावरण बदलता है वैसे वैसे प्राकृतिक में नए अनुकूलन का जो वर्ण होती रहती है और कई पीढ़ियों के पश्चात एक जाति को दूसरे जाति में परिवर्तन करने के लिए पर्याप्त अभिलक्षण विकसित हो चुके होते हैं ताकि एक नई जाति बन जाए, यानी जाति की उत्पत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण यहाँ पर बात रखती है। डार्विन ने विविधता की बात की, लेकिन उन्होंने विविधता के स्रोतों की जानकारी नहीं दी थी। ये बात जो है डार्विन की कमियों में से एक माना जाता है कि उन्होंने विविधता के ऊपर कोई विचारधारा अपना प्रस्तुत नहीं किया था। कहते हैं आधुनिक जो उन्होंने बताया था आधुनिक युग में, यानी आनुवंशिकता के प्रगति के साथ विविधता के स्रोतों की खोज भी हुई और डार्विन के प्राकृतिक वर्ण के मूल्य सिद्धांत को थोड़ा परिवर्तन कर दिया गया और उन्हीं के नाम से जो है नया सिद्धांत रखा गया। उसे हम आजकल जो है नव डार्विन या आधुनिक संश्लेषित सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आखिर इस सिद्धांत के अनुसार कौन कौन सी बातें जो थी जो अत्यंत महत्वपूर्ण थी। इस सिद्धांत के अनुसार जो थी 5 महत्वपूर्ण तथ्य थी, ठीक है। इसमें पहला तथ्य यही था कि विकास की इकाई जनसंख्या है, यह समष्टि है जिसका स्वयं का अपना जो है जीन पूल होता है और जीन पूल जो किसी भी जनसंख्या के सभी जो विभिन्न
जीनों का एक समूह के रूप बनाया जाता है। दूसरी बात थी कि किसी भी समष्टि के वस्तु में प्रदर्शित होने वाले जो है वंशागत आनुवांशिक परिवर्तन विकास का जो है आधार माना जाता है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। उसके पश्चात थी कि यह वंशागत परिवर्तन अथवा विविधताएं जीनों में जो है गुणसूत्रों अथवा उनके जो है पुण्य योजनाओं में होने वाली छोटे छोटे उप परिवर्तन के कारण ही पैदा होता है। और तीसरी बात जो थी यहाँ पर प्राकृतिक वर्ण द्वारा उन परिवर्तनों का चयन कर लिया जाता है जो प्राणियों को पर्यावरण के प्रति अनुकूल उत्पन्न करने में भी सहायक सिद्ध होते हैं। उसके पश्चात चौथा बात जो इसमें आई थी उभर के वो ये आई थी कि किसी भी समष्टि की संगठना में जो संगठना होती में होने वाली उसी किसी अनुवांशिक परिवर्तन के कारण होता है, जिसका चयन प्राकृतिक वर्ण द्वारा कर लिया जाता है, यानी प्रकृति स्वयं ही उसको सिलेक्ट करती है, के कारण ही नई जाति जो है बनी रहती है प्राकृतिक में। क्योंकि विविधताओं और प्राकृतिक वर्ण की पारंपरिक क्रियाओं के कारण जो अनुकूल अनुवांशिक परिवर्तन वाली संतान अधिक पैदा होती है, उन्हें विभेदी जनन कहा भी जाता है। और पांचवी और आखिरी बात ये थी कि एक बार विकसित हो जाने पर जनन विलंगन जातियों की विशेषता बनाए रखती है, यानी आगे चल के वो वही प्रोग्रेस होती रहती है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। Our next topic is elemental force of organic evolution. Friend, the important topic for exam view, evolution is the causal by the action of the force on natural selection of variation. Reproductive isolation keep the species restricted, therefore their elemental force of organic evolution are variation, natural selection and isolation. Okay friend, the three types of organic evolutions is variation, natural selection and isolations. The first is source of organic variation. The variation arises in the individual member of population, and if the variable spread into the population through the differential reproduction by their action of nature and selection. And variation may be occur by mutations, which is the sudden genetical change. It may be a change in the single genes. Genetic mutations or point mutations, or maybe affect many genes, chromosomal mutation. And second is genetic recombinations. What do you mean to genetic recombination? Which occur in a sexually reproducing organism. At every reproduction, their chromosome and thus the genes of their parents mix at the randoms, leading to the zygote formation. And that why the offsprings of same parents are different from each other, as they have a different combination of parental genes. Variation is also growth there about when to the crossing over to the cross during the gametes of formation. The thirdly point is genes flow. Is when to there is a change mixing of genes of closely related species through the sexual reproduction. And fourthly is a genetical drift. Occurs in a small population when a part break off from a large population. Only representatives genes of the large population are present, which undergoes to the change at a right time, and the small population may be involved into a new subspecies or species. दोस्तों, जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि जैव विकास के मूलभूत कारक कौन थे, यानी जैव विकास के जो थे मूलभूत कारक कौन कौन से थे, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है एग्ज़ाम व्यू से, और आपको ये करने की आवश्यकता भी है, क्योंकि ये चीज़ें कई बार एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन बना है। बच्चे इसको इग्नोर करते हैं, बट एग्जामिनर इग्नोर नहीं करता है। जैसे आप जो बच्चों को शेयर करना इग्नोर कर देते हो, तो भाई यहाँ पर एग्जामिनर थोड़ी है जो आप जैसा बनेगा कि देखते हैं फिर भी लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो चलिए, ये तो था आपकी प्रॉब्लम, हमें तो भाई अपना करना है, लेकिन यहाँ पर जो है एग्जामिनर जरूर इस क्वेश्चन को डालेगा, ये मेरा विश्वास है। कहते हैं प्राकृतिक, जैसे कि आपने देखा होगा जैव विकास के मूलभूत कारक क्या थे, तो इसके जो है मेन 3 कारक बनते हैं। प्राकृतिक वर्ण द्वारा विविधताओं में चयन प्रक्रिया होने पर विकास होती है, ठीक है, यानी चयन होती है तभी उसका विकास भी होती है, ये मेन बात आती है, क्योंकि नेचर में तो यही होता है। जनन विकलन के कारण जातियों की विशेषता बनी रहती है, यानी इससे क्या होता है, वो जाति जो है सदैव बनी रहती है, ठीक है। इसलिए जैव विकास के मूलभूत कारक जो थे विविधता होती है, प्राकृतिक वर्ण होती है और विलंगन होती है। तो सबसे पहले हमारे समक्ष जो आता है वो आता है जैव परिवर्तन में विभिन्न सूत्र, यानी पहला जो है विविधता।
विविधता जो कि महत्वपूर्ण में से माना गया है। कहते हैं समष्टि के एक सदस्य में जो विविधता उत्पन्न होती है और यदि विविधता अनुकूल होती है तो वो विविधता प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया के जरिए होने वाली विभेदित जनन द्वारा जो है पूरी समष्टि में आ जाती है। यानी पूरे जितने भी जेनेटिकल्स में बदलाव हुई है सबके अंदर ये समष्टि आ जाती है, यानी उसके प्रतिकूल। इसको साफ शब्दों में आप दोस्तों ऐसे समझ सकते हो कि मान लीजिए कोई जो है बर्फीली का इलाका में उसके माँ बाप रहना स्टार्ट कर दिए हैं और जो है उसके अनुकूल हो गए हैं, तो धीरे धीरे उनके बच्चों में भी ये विकास होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये साफ शब्दों में आपके लिए हो सकता है। विविधता भी निम्न में से किसी भी कारण से हो सकती है, जैसे कुछ हमें पॉइंट दिया गया है। पहली बात तो यहाँ पर यही बताया गया है उत्परिवर्तन। इसका अर्थ यही होता है दोस्तों कि ये एक अकार्मिक अनुवांशिक परिवर्तन होता है जिसके जो उत्तर परिवर्तन एक जीन में परिवर्तन यानी जीन के उपरिवर्तन का बिंदु उत्परिवर्तन हो जा सकता है या कई जीनों के प्रभावित भी कर सकता है। कहते हैं ना कि एक जीन जो है कई जीनों में प्रभावित करके जो है गुणसूत्रों की जो उत्परिवर्तन भी किया जा सकता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज जो है बड़े बड़े साइंटिस्ट जो है इसी जीन को जो है परिवर्तन करके नए जीव की विकास करने के होड़ में लगे हुए हैं, जो आने वाला समय में विनाशकारी भी होगा, ये तो मुझे पहले ही पता है। लेकिन क्या करे, साइंस जो है कभी एक्सपेरिमेंट करना छोड़ नहीं सकती है। उसके पश्चात है अनुवांशिक पुनर्नियोजन। ठीक है, अनुवांशिक पुनर्नियोजन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, यह जनन लैंगिक रूप से जो है पुनरुत्पादन करने वाले जीवों में प्रत्येक बार जनन करने पर होता है, जो युग्मनज निर्माण में माता पिता के गुणसूत्र व इस प्रकार जीन यादृच्छिक रूप से मिलते हैं। इसलिए सामान्य माता पिता की संतान या माता पिता के जीन के विभिन्न संयोजन के कारण भिन्न भिन्न होती है। अर्ध गुणसूत्र के पश्चात युग्म निर्माण के समय जब जीन विनिमय होती है तभी विविधता भी आती है, यानी तभी जो है आनुवंशिकता में परिवर्तन देखने को मिलता है। तीसरी बात यहाँ हमारे समक्ष आता है जीन प्रवाह। देखिए, लैंगिक जनन से जो है निकट संबंधित स्पीशीज़ों के जीनों के मिश्रण की संभावना की स्थिति में जीन प्रवाह होती है, तो जो अत्यंत महत्वपूर्ण भी मानी जाती है। उसके बाद आनुवंशिक विचलन। देखिए, आनुवंशिक विचलन भी अत्यंत महत्वपूर्ण रखता है। कहते हैं बड़ी समष्टि के अलग हुई किसी छोटी समष्टि में ऐसा होता है। बड़ी समष्टि के केवल प्रतिनिधि जीन ही विद्यमान रहते हैं जिनमें सही समय पर परिवर्तन के परिणाम स्वरूप इन उप स्पीसीज या स्पीसीजों की छोटी समष्टि विकसित हो जाती है। देखिए दोस्तों, कुछ गुण जो होता है उसको नेचर में बनाए रखने में जो है बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान देता है। द नेक्स्ट टॉपिक इज नेचुरल सिलेक्शन। What do you mean to natural selection? The natural selection is considered to be responsible for a differential reproduction of the genes, which means that more of favorable genes get reproduced in a population. Many examples of natural selection in the action are available now. A given below are three such examples. Their first example is DDT resistance mosquitoes. About 50 years back, the mosquitoes populations has been to keep in control with the help of DDT. Thereafter, it was found that mosquitoes could not be killed with the DDT any longer. There is a pairing DDT resistance mosquitoes. What had happened was that a gene mutations means variations had conferred to the gives on the mosquitoes the ability to resist the effect of the DDT, while the DDT kill other mosquitoes, and those with the genes mutation survive and slowly within the few generations DDT resistance of mosquitoes replace their DDT sensitive ones. In other words, the DDT resistance mosquitoes reproduce differentially by their action of natural selection. And second example is metal tolerance in the grasses. Contain a metal residues sometime collection in the soil near some industries usually having metal. Being poisons, they kill the grasses. However, resistant grasses are found to evolve after some time through the action of genetical variation and natural selection. From the above example can be explained the evolution of the heavy metal tolerant grasses. The third example is industrial metabolism. What do you mean to the industrial metabolisms? A commonly quoted example of natural selection in the action that of the prepared a moth. This turn bacteria
Their mouth with it is a light colored and wings is a dotted with the support of bended well and with their lichens and growing on the houses and trees on which it is rested. Once in the well, if you mutations from of their mouth, which was the black in color, appeared. It was the eaten up by the birds as it was the consumption because of its black wings, and this was absorbed in their British as late as before the industrial revolutions. After the industrial revolution, the genes for a black wings provide to the variable on the shorter cover to lichens and growing on the walls of the houses. Natural selection acted through their agency of birds, which now ate up to the constituted light colored wings and prepared mouth, and these were therefore soon replaced by their black variety. For a given example, there are several such examples in which the human activities have changed the environmental and natural selections has been observed to play its role. But it is on established the fact now that all of biodiversity over these millions of years have also evolved through their interaction of the variation and natural selection. Here show the muth यानी बिस्टर्न्स बैक्टीरियास यानी लाइट एंड डार्क फॉर्म ऑफ बिस्टर्न बैक्टीरियास। जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है प्राकृतिक वर्ण यानी नेचुरल सिलेक्शन के जो हम विषय में पढ़ रहे हैं, ये अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आप इस पाठ में जो प्राकृतिक वर्ण के बारे में जाना है और समझने की कोशिश किया है, यह एक डार्विन का विचार था। कहते हैं आधुनिक संश्लेषित सिद्धांतों में प्राकृतिक वर्ण जीनों के विभेदित जनन के लिए उत्तरदायी माना जाता है, जिसका आशय यह हुआ कि एक समष्टि में जो है लाभकारी जीनों का अधिक जनन होता है। प्राकृतिक वर्ण के अब कई क्रियात्मक जो है स्वरूप आपके समक्ष उपलब्ध है। कहते हैं नीचे कुछ हमारे समक्ष जो एग्जाम्पल है। सबसे पहला एग्जाम्पल तो हमारे समक्ष यही है, डीडीटी प्रतिरोधक का प्रतिरोधक जो मच्छर के ऊपर हुआ था। दोस्तों आपको पता है, कहते हैं लगभग 50 वर्ष पूर्व जब मच्छरों की जनसंख्या डीडीटी के प्रयोग से नियंत्रित की जाती थी, यानी डीडीटी के जो छिड़काव करके जो है मच्छरों की जनसंख्या को नियंत्रण किया जाता था और उसका जो है प्रभावों को रोकने की कोशिश की जाती थी। उसके बाद यह पाया गया कि डीडीटी के प्रयोग से मच्छर नहीं मर रहे थे और डीडीटी प्रतिरोध जो है मच्छर प्रकट हो गए थे। हुआ यह था कि जीन परिवर्तन के परिणाम स्वरूप जो है मच्छरों में डीडीटी के विरुद्ध प्रतिरोध क्षमता का विकास हो गया था। यहाँ डीडीटी अन्य मच्छरों को मार देती थी, जिन अपरिवर्तन हुए मच्छर जीवित रह जाते थे और कुछ ही पीढ़ियों के अंदर इस मच्छरों की जनसंख्या डीडीटी के संवेदनशील मच्छरों के प्रतिस्थापित कर दिया। दूसरे शब्दों में प्राकृतिक वर्ण की प्रक्रिया में परिणाम स्वरूप डीडीटी जो थे प्रतिरोधी मच्छर का विभेदित जनन हुआ। देखिए दोस्तों, साफ शब्दों में अगर आप समझना चाहोगे तो एक वर्ड आती है, अगर आप देखिएगा कि दवाई अगर आप कंटिन्यू खाते जा रहे हो तो एक समय ऐसा आएगा कि उन दवाइयों का आप पे असर ही खत्म हो जाएगा। सेम ऐसा ही हुआ कि मच्छर पे जो हम डीडीटी इस्तेमाल करते थे, वो डीडीटी से क्या हुआ, वो उनका प्रतिरोध क्षमता खत्म हो गया और वो जो है डीडीटी को टॉलरेट करना स्टार्ट कर दिया और वो जो है नेचर में सर्वाइव करना शुरू कर दिया। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण था डीडीटी के एग्जाम्पल के द्वारा जो है प्रतिरोधी क्षमता को समझना। उसके पश्चात था उदाहरण 2, घासों में धातु सहनशीलता। इसमें इसी बात को जो है काफ़ी प्रायोरिटी दी गई थी कि जैसे घासों में जो है धातु सहनशीलता मतलब था कि भारी धातु का प्रयोग करने वाले कुछ औद्योगिक इकाइयों में जो है सीमी मिट्टी में जो है कभी कभी कुछ धातु अवशेष एकत्र हो जाते थे, विषैली होने के कारण घासों को नष्ट कर दिया करते थे। यद्यपि कुछ समय पश्चात प्रतिरोधी घासें प्राकृतिक वर्ण व जो है आनुवंशिक विविधता की प्रक्रिया द्वारा विकसित हो जाती थी। ऊपर के उदाहरण से क्या आप भारी धातु सहनशीलता वाले घासों के विकास की व्याख्या भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बात बताया गया है कि मान लीजिए कोई इंडस्ट्री लगाई गई, वहाँ पर बार बार जो है केमिकल का छिड़काव हो रहा है, ठीक है, और उस केमिकल की वजह से क्या होता था, घास खत्म हो जाती थी। लेकिन एक समय ऐसा आया जब वहाँ पर केमिकल भी गिरती थी लेकिन घास पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। इसका मतलब है कि उन्होंने क्या किया है, प्राकृतिक वर्ण कर लिया है और उस प्रकृति में ढलना उन्होंने सीख लिया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण हो सकता है एग्जाम व्यू से भी। उसके पश्चात जो था हमारे समक्ष जो था उदाहरण 3, औद्योगिक अतिकृष्णता या इंडस्ट्रियलिज्म्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया था। कहते हैं प्राकृतिक वर्ण का आम तौर पर जो उद्धृत किए जाने वाले उदाहरण जो है पॉपर मॉथ यानी शलभ विस्टन वेल्टुलेरिया का है। इस मॉथ के जो है पंख हल्के रंग के होते हैं और इसमें
घोड़ों या पैरों पर लगने वाली शैवाल से जिन पर यह पाया जाता है मेल खाते हुए रंग के चकत्ते होते थे। यदि मात का जो है वो परिवर्तन रूप काले रंग का रहा हो तो वह समष्टि होने के कारण काले रंग के पंखों के कारण पक्षी का आहार बन गया था। ऐसी ब्रिटिश उप महाद्वीपों में जो है औद्योगिक क्रांति से पूर्व देखा गया था। औद्योगिक क्रांति के पश्चात काले रंग के पंखों के लिए उत्तरदायी के लिए कलि के ढकी मकानों की दीवारों पर उगने वाली शैवाल अनुकूल सिद्ध हुई और प्राकृतिक वर्ण स्पष्ट रूप से जो था इसमें दृष्टिगोचर होने वाली जो है चितकबरे हो गए। जो मूतों को जो खाने वाले पक्षियों के माध्यम से जो है कार्यकारी हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप हल्के रंग के जो है चितकबरे पंख वाले मात वाले प्रकार के पतंगों द्वारा प्रस्थापित हो गई। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं जहाँ पर जो है मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप पर्यावरण बदलाव आया है और प्राकृतिक वर्ण ने अपनी भूमिका भी निभाया है। लेकिन यह भी एक स्थापित तथ्य है कि लाखों वर्षों की अवधि के जो जैव विविधताएं और प्राकृतिक वर्ण की जो पारंपरिक क्रियाओं का परिणाम स्वरूप था। इसमें आप डायग्राम में भी देख सकते हो कि पहले के जो मूत हुआ करते थे, माथे हुआ करते थे, वो जो हुआ करते थे ब्लैक हुआ करते थे। देखिए दोस्तों, ब्लैक जो होता है किसी भी कीड़े मकोड़े खाने वाले जीव के आकर्षित करने के लिए काफ़ी होता है। तो मूत का भी ऐसा ही बात थी माथों का कि वो काला था तो उसको जो है जो कौवे थे वो खा जाया करते थे। लेकिन क्या हुआ, धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, प्राकृतिक वर्ण कर लिया और प्राकृतिक ने जो है उसका कलर ही चेंज कर दिया, शैवाल की तरह कर दिया, ग्रीनिश हो गया। तो ये जो है बहुत ही आराम से जो है किसी भी पेड़ के पत्तों में छुप जाना इनका जो है आदत बन गई और इस प्रकार जो है ये आगे ग्रोथ कर गया। तो यही बात था डार्विन का जो न्यू सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत करना पड़ा, क्योंकि कहते हैं ना कोई जीव अगर कमज़ोर है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो नष्ट हो जाएगा, उसको प्राकृतिक वर्ण करेगी और प्राकृतिक जो है उसको जीने का एक नया आधार बनाएगा और वो जो है अपने आप को ढालेगा और उससे क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। तो यही ज़िंदगी में भी है। अगर मान लीजिए कोई कमज़ोर व्यक्ति है तो इसका मतलब नहीं है कि वो नष्ट हो जाएगा, उसका मतलब है कि वो कोई ना कोई अपना नया रूप और नया ढंग से जो है अपना जीवन यापन करेगा। The next topic is, and third point, role of reproductive isolation. What do you mean to the role of reproductive isolations? Once a new species arise from the parental species due to the effect of the variation and natural selection. Reproductive barriers prevent the two species from the exchanging genes through the reproduction. Thus, the two relative species cannot mate with each other and remain distracted. Isolations mean to separation, and reproductive isolations simply mean that the two species are the prevented from the successfully reproduction and keep the genetically distracted from each other. Reproductive isolation operate in a flowing way. The first way is ecological isolation. What do you mean to ecological isolation? The two species are unable to mate as they live in a geographically different area. And second is a seasonal isolation. Seasonal isolation means to the matings it is prevented because their reproductive organs mature at a different time. And third is a ethologically behaviorally isolations. It means to the song is a bird of two species are the colorations of two species are so different that females of one species is able to recognize only the male of its own species. And the mechanism isolation is the male and the female organ or matings of differ in their different species and prevent their unions. And physiologically isolations mean the sperm of one species are not able to survive in the female tract of another species. It is the most important theory here. And last is a zygotic and development isolation. If all above the mechanism fail and the hybrid zygotes from two mating of two different species is a formed, it is a die after some time. If the hybrid zygotes survive, it is a die during to the development. And next here, hybrid sterility. The mules, their offspring of the female horse and the male donkey is a good example. It's a lead a normal life but is sterile, it cannot be reproduced. And F2 breakdown mean in a rare case all the above mechanisms fail and a hybrid offspring of parents belong to be different species in a fertility. It's a can produce only for one generation. दोस्तों, जैसे कि हमने समझा है
इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट बात जो है दर्शाने की कोशिश किया है जनन विलंघन की भूमिका। देखिए दोस्तों, जनन विलंघन की भूमिका जो होती है अपना इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पर निभाता है और इसको समझना आपके लिए जो है अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि आप एक बायोलॉजी स्टूडेंट हो, तो इस वजह से जो है इस बात को आपको जानना अत्यंत महत्वपूर्ण है और ये टॉपिक भी बहुत इंपॉर्टेंट मानता है। कहते हैं एक बार विभिन्नता और प्राकृतिक वर्ण के प्रभाव के परिणाम स्वरूप 35 स्पीसीज में नई स्पीसीज के बन जाने के बाद जनन अवरोधक 2 स्पीसीज के जन्म द्वारा जीनों की विविधताओं को रोकते हैं। ये बात अत्यंत महत्वपूर्ण है कि 2 अलग अलग जीवों की विभिन्नता होने पर जो है जनन प्रक्रिया रोकती है। यानी इसका मतलब है, आपने देखा ही होगा कि जो है अगर मान लीजिए एक बकरी है और एक गाय है, तो दोनों का जो अलग अलग होते हैं, इनके जो बकरी का अगर मान लीजिए जो स्पीसीज होते हैं वो गाय के साथ नहीं मैच कर सकती है। कहते हैं यहाँ स्पर्म की जो खेल होती है उसमें दूसरे जीव को जो है प्रभावित नहीं करती है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात बताई जाती है। अगर ऐसा होता तो न जाने हमारे समक्ष ऐसे ऐसे जीव देखने को मिलते जो संभव कल्पना से भी आगे होता। इस प्रकार 2 संबंधित स्पीसीज एक दूसरे से जो है संगम कर जनन नहीं कर सकते हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई गई है। यानी 2 अलग अलग जीव जो है संलग्न करके जो है नए जीव की उत्पत्ति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिर्फ एक जैसा स्पीसीज ही एक जैसे स्पीसीज का संलग्न करके जो है नए जीव की जो है उत्पत्ति कर सकते हैं। जैसे इंसान के साथ ही अगर उनके जो स्पर्म मिले और जो जायगोट से मिले, ठीक है, तब जाके नए जीवों की जो है उत्पत्ति हो सकती है। लेकिन इंसान अगर किसी के साथ गलत करता है, किसी जीव जंतु के साथ करता है, तो इसका मतलब नहीं कि इंसान के साथ जो है उसका जो इंसान का बच्चा जो है जीव जंतु में पैदा हो। ऐसा कहीं भी नेचर में नहीं लिखा गया है और ऐसा कहीं होना संभव भी नहीं है। तो ये बात जो है एक दूसरे को संलग्न पर जो है जनन नहीं करने देती है, अलग अलग बनी रहती है। विलंघन का अर्थ है कि अलगाव और जनन विलंघन का लक्ष्य अभी आशय है कि 2 स्पीसीज द्वारा सफल जनन नहीं होने दिया जाता है और ये आनुवांशिक रूप से एक दूसरे से भिन्न रखी भी जाती है। जनन विलंघन विभिन्न प्रकार के कार्य भी करते हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट था। पहला कार्य तो यही माना जाता है कि परिस्थितिक विलंघन, यानी 2 स्पीसीज के एक दूसरे से जो है भौगोलिक विलंघन या भौगोलिक रूप से अलग अलग क्षेत्रों में रहने के कारण समागम करने में असमर्थता रहती है। उसके बाद ऋतुनिष्ठ विलंघन, यानी स्पीसीज के जनन संबंधों अंगों के विभिन्न समयों में परिवर्तित होने के कारण समागम न हो पाना, यानी उन दोनों में क्या है संगमन न हो पाना अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसके बाद स्वाभाविकी यानी व्यवहारिकी, पक्षियों की 2 स्पीसीज के स्वरों और मछलियों के 2 स्पीसीजों के में रंगभेद इतना अलग होता है कि वह स्पीसीज को मादा केवल अपनी स्पीसीज के नर से पहचान पाती है। तो इसमें कहते हैं ना, देखे ही होंगे कि हर तरह के मछली हो, उनकी अपनी एक प्रजाति होती है, अपने वो विलंघन करते हैं और वो जो है रिप्रोडक्शन भी करते हैं। उसके पश्चात हमारे समक्ष यांत्रिक विलंघन, यानी मादा व नर जनन अंगों में अंतर होने के कारण उनमें संलग्न नहीं हो पाता है। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान यहाँ पर देता है। उसके पश्चात है शरीर क्रियात्मक विलंघन, यानी एक स्पीसीज को जो शुक्राणु दूसरे स्पीसीज के मादा जनन पत्र में जीवित नहीं रह पाता है। तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर मान लीजिए कोई अगर अलग स्पीसीज है, अलग जीव का जो स्पर्म है, ठीक है, शुक्राणु है, वो दूसरे जीव में जाते ही जो है मर जाता है, क्योंकि यही प्राकृतिक का रूल है। अगर ऐसा नहीं होता तो न जाने आपको किस प्रकार की स्पीसीज देखने को मिलती। शायद एक फिल्म भी बनाई गई थी एवोल्यूशन, उसमें आपने देखा होगा कि इंसान के जो है जीन कई जीवों के साथ एक्सपेरिमेंटल करके देखा गया था। तो इसमें एक ऐसा जीव का उत्पत्ति हुआ था जिसमें पंख भी थी और वो जो था काफ़ी एक्टिव भी था, लेकिन लास्ट में जो था उसका जीन ही चेंज हो गया था। अगर नहीं होगा तो एवोल्यूशन फिल्म आप देख सकते हो, जो अंग्रेजी में है, जो कि एक बताता है। लेकिन देखिए ये तो साइंटिफिक एक रिसर्च थी और साइंटिफिक कहते तो फिल्म के रूप में दर्शाई गई थी। ऐसा होना संभव नहीं है। कहते हैं अगर आप किसी के जीन को छेड़छाड़ करते हो तो ये बहुत ही विनाशकारी सिद्ध हो सकता है और जो है हमारा मानव जाति की सभ्यता जो है शायद नष्ट भी हो जाए। तो ये महत्वपूर्ण बात यहाँ पर रखती है और ये बात साइंस को भी सोचना चाहिए कि जो प्राकृतिक वर्ण है उसके साथ छेड़छाड़ करना सही नहीं मान्यता देती है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है युग्मनजन और परिवर्धनात्मक विलंघन। इसका अर्थ यही होता है दोस्तों कि यदि उपयोग सभी विविधता असफल हो जाती है और 2 विभिन्न स्पीसीज के बीच लैंगिक समता के परिणाम स्वरूप एक वर्ण संकरण युग्मन का निर्माण हो जाता है तो वह कुछ समय पश्चात नष्ट भी हो जाता है। यदि वह कुछ समय
तक जीवित भी रहता है तो प्रवर्धन के दौरान इसकी मृत्यु जरूर हो जाती है। यानी मान लीजिए अगर कोई जीवों में ऐसे जीव उत्पन्न होने की कोशिश भी करता है तो जन्म के पश्चात जो है कुछ समय के बाद वो मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। ये देखने को भी मिला है और ये सच्चाई भी है। उसके बाद संकरण बद्धता, घोड़े व गधे की जो संतान खच्चर इसका एक अच्छा उदाहरण है और यह एक सामान्य जीवन जीता है लेकिन जो है बंधन यानी जनन सक्षम और जनन नहीं कर सकता। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बेसिकली जो है घोड़े व गधे के मिला के एक खच्चर का निर्माण करवाया गया है, लेकिन कहते हैं कि इसमें जो है जनन क्षमता जो है नहीं है और ये जो है अपनी स्पीशीज को आगे बढ़ाने की क्षमता जो है लॉस कर चुकी है। उसके पश्चात आखिरी बात यही रहती है कि F2 जो है विभंग यानी ब्रेक डाउन। बहुत ही दुर्लभ मामलों में जो उपयोग सभी विविधता असफल हो जाती है और संकुल विभिन्न स्पीशीज के माता पिता की संतान या जनन क्षम या अवंधन होती है, लेकिन जनन क्षमता केवल एक ही पीढ़ी तक बनी रह पाती है। तो चलिए ये भी बात जो है साइंटिस्टों ने देखा है कि सिर्फ ये चीज़ें जो होती है सिर्फ एक पीढ़ी तक ही बनी रहती है, अगले पीढ़ी तक जो है ट्रांसफ़र नहीं होती है, जो कि प्रकृति का एक महत्वपूर्ण जो है तथ्य माना जा सकता है। The next topic is speciations. Speciations is mean to the evolution of the new species is a term made is a speciations. Speciations occur in their flowing way and it is a term to the accordingly. The first is the allopathic specifications and take place when to a part of the population become geographically separated, geographical isolation from to the parental population. For example, a group of birds lives at their base of the mountain. Some members fly up and get geographically isolated. The variation and natural selection act differently on the two because their environment in which their two lives in different. Gradually, genetic change rendered them to be reproductively isolated. Here, sympathetic speciations, sometimes a genetic barrier, reproductive barrier, a prevent of reproduction of between a section of a population of a species with the other member. Such as the sections of population usually arise in the plant because of polyploidy. The polyploidy is the mutation in which the normal ploidy or number of chromosomes become a doublet or triplet. Mean 2n become a 2, 3n, 4n, 5n, etc. In a section of the population of the species due to the contain irregularities during the cell division, the polyploidy is a section of the population if they are able to the intervalid mated and the reproduce with their diploids isolated and become a new species. The models of speciations, there are two accepted model of the speciation that has given rise to be a biodiversity. The first is phenotypics, gradualisms and model. The two species from the common ancestor gradually become a more and more structurally different, acquiring adaptation unique to be each other. At Darwin also the believed that evolution is a slowly and gradually process. And secondly is punctuated equilibriums. A new species arise through their major change in their beginning and then remain constant for a long periods before changing again. This model was suggested by the paleoanthropologist scientists whose study of fossils Niels Eldredge and Stephen Jane Goulart. Here show this picture species 3, species 2 and species 1. The models of explications as a phenotypics, gradualism and punctuated equilibriums. There is the variations and variation species of difference are size and shape. There is a variation and the times are changing for the shape. The next topic is Hadrus-Weinberg's equilibrium. This is a concept related to the both genetic and evolution and was proposed by the G. H. Harder and V. Weinberg. A population of sexually reproducing organism in which the genes are combined at a randoms due to the randomly matings is called panomatics. In other words, a panomatics is a population is one of the which is the matings partner and are not specifically is selected. For example, the humans usually do not look for the specific blood groups when a marriage are arranged, so we are panomatics with the respect to the blood types.
The Hartley-Benworks principle states that is a panomatristic population is there is no pressure of mutation, selection, genetical drift, and etc. Then the relative frequency of many pairs of genes remain to constant generation after generation. For example, eight genes, two alleles of P and Q in the population and no mutation or selection, etc. Take a place then to the frequency of these two alleles will be remain a constant generation after a generation. This can be mathematically represented as a P plus Q square is equal to 1 or P square plus 2PQ plus Q square is equal to 1. देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो हमारे समक्ष है वो है जाति उद्भवन। इसका मतलब आपने समझ ही गए होंगे कि मैं स्पेशलाइजेशन के बारे में बात कर रहा हूँ। नई स्पीसीज का जो विकास जाति उद्भवन कहलाता है। जब नए स्पीसीज का जो विकास होता है ना, उसे हम जाति उद्भवन कहते हैं हिंदी में। ये निम्न प्रकार के होते हैं और तदनुसार उनका जो है नामकरण भी किया जाता है। सबसे पहले बात तो आती है इसमें विस्थापनिक जाति उद्भवन यानी एलोपैटिक। एलोपैटिक जो होती है अत्यंत इम्पोर्टेंट होती है। कहते हैं विस्थापनिक जाति उद्भवन तब होती है जब समष्टि का एक भाग 35 जनसंख्या से भौगोलिक रूप से अलग हो जाती है। यानी वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स से क्या करते हैं, भौगोलिक रूप से जो है अलग हो जाते हैं, यानी भौगोलिक विलयन। उदाहरण के लिए पक्षियों के एक समूह के सदस्य पहाड़ की तटहाटी छोड़कर जो है ऊंचे स्थानों पर चले जाते हैं और भौगोलिक रूप से वो है विलंगित यानी अलग अलग हो जाते हैं। दोनों के लिए परिवर्तन या प्राकृतिक चयन अलग अलग प्रकार से कार्य करेगा, क्योंकि इन दोनों के जो है पर्यावरण में अंतर होता है। क्रमशः आनुवंशिक परिवर्तन के कारण उनमें जो है जनन विलयन हो जाता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष जो है समस्थानिक जाति उद्भवन यानी जो है सिम्पैटिक्स। सिम्पैटिक्स में क्या होता है दोस्तों, कभी कभी वह आनुवंशिक अवरोध यानी जनन अवरोध हो जाती है। एक ही स्पीसीज के समष्टि को एक भाग को जो है सदस्य के अन्य सदस्यों के बीच जनन को रोकता है। ऐसा कुछ पौधों में जो है बहुगुणितता यानी पोलोपोलाइडली के कारण होती है। बहुगुणितता का जो है उस परिवर्तन जिसमें सामान्य द्विगुणित संख्या में जो है गुणसूत्र समष्टि के एक भाग में कोशिकीय द्विखंडन यानी द्विखंडन के जो अवधि में जो अनियमितताओं के कारण 2 गुना या 3 गुना यानी 2n and 3n 4n and 5n आदि को हो जाते हैं। समष्टि जो बहुगुणता के भाग है तब परंपरा जनन में सक्षम नहीं रहता है और एक नई स्पीसीज बन जाती है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। उसके पश्चात हमारे समक्ष था जाति उद्भवन के मॉडल। जाति उद्भवन के मॉडल कौन से थे? कहते हैं जब विविधताओं को जन्म देने वाले जाति उद्भवन के 2 स्वीकृत मॉडल हमारे समक्ष प्रस्तुत है। एक तो था हमारे समक्ष जाति वृत्तीय क्रमिकता यानी फेनेटिक्स ग्रेजुअलिज्म्स मॉडल। एक उद्भवनिष्ठ पूर्वजों से उत्पन्न 2 प्रजाति दोनों में अलग अलग प्रकार के जो है अनुकूलन होने पर धीरे धीरे संरचना रूप और अधिक भिन्न हो जाती है। डार्विन ने भी माना कि विकास एक धीमी व क्रमिक परिवर्तन जरूर है। तो ये जो है साफ शब्दों में उन्होंने क्लियर किया था। उसके बाद था विरायमत और आंतरियता यानी पंक्चुएटेड समय व्यवस्था। एक नई प्रजाति का निर्माण आरंभ में बड़े बड़े परिवर्तन के कारण ही होता है और तब ये स्पीसीज एक लंबी अवधि तक बिना किसी परिवर्तन एक ऐसी ही बनी रहती है। इस लंबी अवधि के बाद ही उनमें कोई बदलाव भी आती है, जैसे कि चित्र में आप देख सकते हो। इस मॉडल का सुझाव जो है जीवाश्मविद नीलस एल डेज और स्टीफन जे गोल्ड ने दिया था। आप इस डायग्राम में जो है इसके विकास के जो है चरणों को समझ सकते हैं। यहाँ पर विभिन्नता दे रखा है और समय अवधि दे रखा है। कहते हैं पहले प्रजाति दूसरे और तीसरे प्रजाति के रूप में यहाँ पर रिप्रेजेंट हुआ है और दूसरे में जो है ABC के रूप में जो हुआ है। इन दोनों को जो है तुलना करके दिखाया गया है। देखिए दोनों के जो विकास है कुछ एक जैसा ही है, लेकिन इनके आकार जो है डिफरेंट है। तो यही बेस जो है इसको बनाती है कि जाति उद्भवन मॉडल में जो है इन दोनों का जो है अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान भी रहा है। उसके पश्चात हमारे समक्ष है हार्डिस वेरनवर्क का साम्य। कहते हैं इन संकल्पना का संबंध जो है आनुवंशिकी और विकास दोनों से है और इसे जो है G.H. हेल्डी एंड W. वॉलवर्क्स ने प्रस्तावित भी किया था। लेकिन जन्म रूप से जनन करने वाले जीवों की किसी भी समष्टि को जिनमें इच्छुक रूप से संलग्न होने के कारण जीन इच्छुक रूप से मिश्रित हो जाते हैं सर्वमिश्रित यानी पैनामिक्टिक्स कहा जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो एक सर्वमिश्रित समष्टि वह होती है जिसमें जो है संयुग्मनी या संगम करने वाले के साथों के जो है विशिष्ट रूप से नहीं चुने जाते हैं। उदाहरण के लिए हम मानव
जो है मानव शादी तय करते समय आमतौर से किसी विशिष्ट रुधिर समूह की तलाश नहीं करते हैं, इसलिए रुधिर प्रकारों के लिए हम जो है सम्मिश्रित होते रहते हैं। देखिए आजकल मैरिज भी होता है तो ब्लड को देख के नहीं रहती है, होती है, तो ये अत्यंत महत्वपूर्ण बात हमारे जो मानव जाति में मानी जाती है। जो हार्डी वर्ण वर्ग नियम के अनुसार यदि किसी समष्टि में जो है उत्परिवर्तन वर्ण अनुवांशिक विकरण आदि का कोई दबदबा नहीं हो तो जीनों के जो है किसी भी युग्म के अपेक्षित बारंबारता रहती है। उदाहरण के लिए किसी समष्टि में एक जीन के 2 युग्मक विकल्प यानी एलेनिन और इनमें कोई उपरिवर्तन अर्थात वर्ण आदि नहीं होती है, तब इन दोनों को जो है एलिनों की बारंबारता पीढ़ी दर पीढ़ी स्थिर बनी रहती है। इसे गणितीय रूपण के इस प्रकार हम दर्शा सकते हैं कि P प्लस P का जो है Q का जो है स्क्वायर दिया गया है इक्वल टू 1 का बराबर होता है। अर्थात आपको पता होगा कि P का स्क्वायर प्लस 2PQ प्लस Q का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये बात इसमें जो है बहुत साफ शब्दों में बताने की कोशिश किया गया है कि जो 2 एलिनें होती है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है बनी रहती है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं रहती, जो कि है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात रखती है। आगे का टॉपिक जो रह गया है दोस्तों हम अगले पार्ट में करेंगे, अगले भाग में करेंगे, तो आप इस तरह बने रहिए त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। इसी के साथ जो है दोस्तों हमारा टॉपिक आज खत्म हो रहा है, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फर्ज बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा से त्रिपाण स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहां पर आप त्रिपाण लिखिएगा तो जो है वो त्रिपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करोगे त्रिपस कर देगा, जिससे वजह से आप जो है मेरी वीडियो का जो है फायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्जाम खत्म हो जाने के मेरा क्या जरूरत है त्रिपाण स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने की सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, त्रिपाण स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NISU बोर्ड के जो है 10th प्लस 2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफी जो है त्रिपाण स्टडी सेंटर का फायदा ही फायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊंगा जो आपको फायदा पहुंचाएगा। एग्जाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं नया वीडियो बनाऊं और आपको फायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूंगा, ठीक है दोस्तों। इसे सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपनी व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।